Starting with the greatest name of Allah, who is Rahman and Rahim, not only for you, not only for me, only for entire of the universe. After Allah, I thank for my teachers, my parents, just because of them I am here. My name is Daniel Ajmal, and today we will discuss about dishonor of check. Don't go anywhere, join us, this lecture would be beneficial for you. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, who is the King of the kings and the Lord of the lords. All praises be to Allah who created the heavens and the earth, who created the heaven and the earth and established the darkness and the light. This is Ajmal Khan in front of you. आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में है। आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस पेज को लाइक करें और शेयर करें, इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। सर, डिसऑनरिंग ऑफ चेक क्या होता है? डिसऑनरिंग ऑफ चेक ये होता है कि जब आप किसी को किसी लेन देन के सिलसिले में या किसी कर्ज की अदायगी के सिलसिले में चेक दे देते हो और वो शख्स चेक बैंक में चेक जमा कर देता है और इनसफिशिएंट ऑफ बैलेंस की वजह से वो रिटर्न होता है, तो साथ ही बैंक वाले उनके साथ एक स्लिप भी दे देते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है इनसफिशिएंट ऑफ बैलेंस। सर, 489F क्या होता है और इस सेक्शन के तहत किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है? 489F जो है वो मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान का एक सेक्शन है और इस सेक्शन के तहत उस शख्स के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, उस शख्स के खिलाफ FIR काटी जाती है जिसने चेक दिया हो और वो कैश नहीं हुआ हो। सर, इसमें कुछ कंडीशन भी शामिल है? इसमें कुछ कंडीशन भी शामिल है। उसके लिए मैं आपको एक जजमेंट का रेफरेंस देता हूँ। ये है मेरे पास है 2010 SCMR पेज 806। इसमें लिखा हुआ है कि चेक जो है वो जारी किया गया हो, इसके अलावा चेक जो है वो बददियानती के साथ जारी किया गया हो, मालिफाइड इंटेंशन के साथ जारी किया गया हो और इसके अलावा जो है वो किसी कर्ज की वापसी की सूरत में जारी किया गया हो या किसी फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन की सूरत में जारी किया गया हो, किसी कंप्रोमाइज या प्रॉमिस वगैरह में जारी किया गया हो। सर, इस सेक्शन के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए तरीकाकार क्या होता है? देखो, 489F के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए तरीकाकार जो है वो इंतहाई सिंपल है और वो ये है कि सबसे पहले आपने इस प्रोसेस को आपने विदिन अ मंथ करना है और सबसे पहले जो है आपने क्या करना है कि आपने एक लीगल नोटिस देना है उस शख्स को जिसने आपको चेक दिया हो। आप वो लीगल नोटिस खुद भी दे सकते हो और आप वो लीगल नोटिस किसी वकील के थ्रू भी दे सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एक एप्लीकेशन लिखो और आप SHO के नाम एक एप्लीकेशन लिखो। इसमें जो है जो लेन देन के बारे में भी आप लिखो। अगर SHO को आप कह दो कि इस शख्स के खिलाफ जो है 489F की कार्रवाई करो, अगर वो FIR नहीं काटते तो आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि आपका मुताल्लिका जो SP है या SSP है, इन दोनों में से एक को आप एक एप्लीकेशन लिखो, सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाएं उसके साथ और आप उनको TCS के थ्रू भेज दो। तो अपने पास उनका जो स्लिप है वो संभाल के रखो या खुद जाकर उनकी रिसीविंग ले लो। अगर SP या SSP भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेते तो आपने क्या करना है, फिर आपने किसी वकील के साथ मिलना है और अपने वकील को सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करो और वो जो है 22A और 22B CRPC के तहत सेशन कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करेगा और सेशन कोर्ट जो है ना वो डायरेक्शन दे देता है SHO को कि आप इस शख्स के खिलाफ जो है वो FIR कटवाए और 489F की कार्रवाई करें। सर, अगर कोई शख्स बोगस चेक देता है तो 489F के तहत इनकी सजा क्या है? देखो, अगर कोई शख्स आपको बोगस चेक दे देता है तो 489F के तहत उनकी सजा ये है, अगर ये चेक 1 मिलियन तक हो तो उनकी सजा 3 साल और जुर्माना है और अगर ये 1 से 5 मिलियन तक हो तो उनकी सजा 5 साल और जुर्माना है और अगर 5 मिलियन से लेकर
10 मिलियन के राउंड अबाउट हो तो उनकी सजा 7 साल और जुर्माना भी है, और 10 मिलियन से अगर अबाव हो तो फिर 10 साल सजा है और साथ ही जुर्माना भी है। सर FIR में चेक जारी करने की वजूहात बयान करना जरूरी है? देखो, FIR में चेक जारी करने के वजूहात बयान करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप FIR में चेक जारी करने के वजूहात बयान नहीं करें तो इसका मतलब है कि आपका FIR जो है वो ज़ीरो है। सर अगर मुल्जिम ने खुद चेक जारी नहीं किया हो, यानी मुल्जिम के नाम से चेक ना हो, तो फिर कानून क्या है आला अदालत की जजमेंट का भी रिफरेंस? देखो, अगर ये मेरे पास एक जजमेंट है 2014 YLR पेज 882, इसमें लिखा हुआ है कि अगर मुल्जिम ने खुद चेक जारी नहीं किया हो तो फिर 489F की कार्रवाई नहीं होगी। जी सर अगर गारंटी के तौर पर चेक दिया गया हो तो इस पर 489F अप्लाई होगी? रेफरेंस भी दे। देखो, मेरे पास एक जजमेंट है, वो है जजमेंट है 2013 PCRLJ पेज 400। इसमें लिखा हुआ है कि गारंटी के तौर पर जो चेक दिया गया हो उस पर 489F की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये चेक जो है ये फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन के तौर पर दिया गया है। सर चेक को कितने अरसे के अंदर बैंक में जमा कराना जरूरी होता है? इस सिलसिले में आला अदालत की जजमेंट का रेफरेंस? देखो, मेरे पास एक आला अदालत का एक जजमेंट है 2012 MLD पेज 1551। इसमें लिखा हुआ है कि चेक को विदिन 6 मंथ के अंदर जो है वो बैंक में जमा करना जरूरी होता है। सर अगर कोई शख्स किस्तों पर चीजें ले और चेक दे दे तो क्या इस पर 489F लागू होगी? इसी जजमेंट का रेफरेंस भी? देखो, मेरे पास एक जजमेंट है और ये है 2015 CRLJ पेज 645। इसमें लिखा हुआ है कि किस्तों पर अगर आपने किसी चीज़ों को कोई भी आर्टिकल्स कोई भी चीज़ें आपने उस पर ली हो, किस्तों पर ली हो, तो उस पर 489F जो है वो अप्लाई नहीं होगी। सर अगर मुल्जिम और दरख्वास्त गुजार के दरमियान कोई लेन देन साबित ना हो तो फिर कानून क्या है? किसी जजमेंट का रेफरेंस भी? देखो, मेरे पास एक जजमेंट है, वो है 2005 YLR पेज 691। इसमें लिखा गया है कि अगर लेन देन साबित न हो तो 489F की कार्रवाई नहीं होगी। सर अगर मुल्जिम चेक पर सिग्नेचर ना हो, साइन भी इसका कंट्रोवर्शियल हो, तो फिर कानून क्या कहता है? किसी जजमेंट का रेफरेंस भी? देखो, मेरे पास एक जजमेंट है 2014 YLR पेज 129। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मुल्जिम का सिग्नेचर न हो, साइन भी उसका न हो, तो उस वक्त तक FIR को डिले किया जा सकता है जब तक एक्सपर्ट का रिपोर्ट जो है वो नहीं आया हो। सर चेक के सिलसिले में FIR करने की जुरिसडिक्शन क्या होती है? आला अदालत की जजमेंट का रेफरेंस भी? देखो, मेरे पास एक जजमेंट है, वो ये है 2016 CRLJ पेज 630। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स जो है वो क्वेटा में है और दूसरे शख्स को उसने लाहौर में एक चेक दिया है, और जिस शख्स ने क्वेटा से चेक दिया है उसका क्वेटा में भी बैंक अकाउंट उसका क्वेटा में है, और जिसको दिया गया है उसका बैंक अकाउंट जो है वो लाहौर में है, तो आप 489F की कार्रवाई दोनों जगह कर सकते हो, क्वेटा में भी कर सकते हो और आप लाहौर में भी कर सकते हो। सर अगर FIR काटी गई हो और साइन चेक जारी करने वाले का नहीं हो तो फिर किसको फायदा होता है? देखो, ये देखो, मेरे पास एक जजमेंट है, ये है 2005 YLR पेज 489। इसमें लिखा हुआ है कि अगर FIR काटी गई हो और साइन जारी करने वाले का न हो तो फायदा मुल्जिम को होता है। सर क्या 489F सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए होती है या रिकवरी के लिए भी? 489F जो है वो जस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए होती है। सर रिकवरी सूट कौन से कानून के तहत किया जा सकता है? रिकवरी सूट जो है आप CPC के ऑर्डर 37 रूल 12 के तहत जो है आप कर सकते हो। सर क्या सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक साथ चल सकती है? यस या नो जवाब? देखो, यस बिल्कुल एक साथ चल सकती है, और इसका मैं एक रेफरेंस आपको देता हूँ 2006 CMR पेज 1192 और फील्ड D 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 134। सर क्या रिकवरी सूट में आप मुल्जिम के खिलाफ कोर्ट फीस और वकील
की फीस का भी दावा कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप कोर्ट फीस का भी दावा कर सकते हो, आप जो है वकील की फीस का भी दावा कर सकते हो, क्योंकि आप अदालत में उस शख्स की वजह से आए हो जिसने आपको चेक किया है। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इससे इस्तेफादा हासिल किया होगा। मुझे और दानियल को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।